इससे पहले इस इंश्योरेंस अवेयरनेस की क्विज़ के 5 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं, आई थिंक 4 वीडियो हुए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्विज़ का। आज की क्विज़ का पहला सवाल है KYC यानी होता है नो योर कस्टमर नॉर्म्स इंक्लूड विच ऑफ द बिलो। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन से ऑप्शन इंक्लूड होते हैं नो योर कस्टमर KYC नॉर्म्स में। सबसे पहला ऑप्शन है ऑब्टेनिंग डिटेल्स फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ न्यू कस्टमर, यानी जो कोई भी नया कस्टमर आता है उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी डिटेल्स हम मांगते हैं। दूसरा ऑप्शन है वेरीफाइंग एड्रेस, उसका एड्रेस वेरीफाई करते हैं। तीसरा ऑप्शन है फोटोग्राफ्स। चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव और पांचवा ऑप्शन दिया है नन ऑफ द अबव। इसमें से आंसर मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने गैस कर लिया होगा। करेक्ट आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नो योर कस्टमर उसी के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें ये सारे ऑप्शन 1, 2, 3 इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है इन विच या फिर इन डैश एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन दी नेट असेट वैल्यू, शॉर्ट में उसको बोलते हैं NAV, और मेरे ख्याल से आप सभी को NAV से कुछ तो हिंट मिल गया होगा। ऑफ द प्लान ड्यूरिंग द फ्री लुक पीरियड इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। क्या लिखा है? इन डैश एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द नेट असेट वैल्यू NAV ऑफ द प्लान ड्यूरिंग द फ्री लुक पीरियड इज पास्ड ऑन टू द कस्टमर। तो कौन से प्लान में ऐसा होता है? क्या वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में होता है? क्या वो एंडोवमेंट प्लान में होता है? क्या वो डिक्लेयर्ड पॉलिसी प्लान में होता है? क्या वो इंश्योरेंस प्लान ऑफ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में होता है? या फिर वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में होता है? इसका करेक्ट आंसर जाएगा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि उसी में NAV का यूज़ होता है और उसी में ये चीज़ होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है व्हाट इज द मिनिमम फाइन इन केस ऑफ अ कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज बाय कंज्यूमर फोरम्स एंड नॉट फॉलोइंग देयर ऑर्डर। मतलब वो मिनिमम फाइन क्या रहेगा इन केस ऑफ अ कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट अ पर्सन, उस पर्सन के अगेंस्ट में फाइल की गई कंप्लेंट जो अक्यूज्ड हुआ है फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज बाय कंज्यूमर फोरम्स एंड नॉट फॉलोइंग देयर ऑर्डर। तो उसका फाइन क्या 1000 रहेगा या 2000 रहेगा या 5000 रहेगा या 10000 रहेगा या फिर 25000 रहेगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2000 इसका फाइन रहेगा मिनिमम फाइन केस इन केस ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज बाय कंज्यूमर फोरम्स। हमारा अगला सवाल है द सर्विसेज गिवन बाय TPA मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर अंडर एन एग्रीमेंट विथ एन इंश्योरेंस कंपनी कॉल्ड। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर्विस कौन सी दी जाती है बाय TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अंडर एन एग्रीमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी आर कॉल्ड। उस सर्विसेज को क्या बोला जाता है? स्पेशल सर्विस बोला जाता है या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज बोला जाता है या फिर एजेंसी सर्विसेज बोला जाता है या फिर बैंकिंग सर्विसेज बोला जाता है या फिर हेल्थ सर्विसेज बोला जाता है? तो अगर आपको पता रहेगा तो TPA थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर हेल्थ सर्विसेज में वर्क करते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 5 हेल्थ सर्विसेज। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है नॉमिनीज अपॉइंटेड बाय लाइफ अश्योर्ड, मतलब जिसने पॉलिसी खरीदी है उसने। नॉमिनीज अपॉइंटेड बाय लाइफ अश्योर्ड कैन डैश। इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। नॉमिनीज अपॉइंटेड बाय लाइफ अश्योर्ड कैन ऑप्शन नंबर 1 शेयर द पॉलिसी मनीज अमॉन्ग्स देमसेल्फ, शेयर द मनी विद द लीगल हायर्स, कैन ओनली रिसीव द मनी ऑन बिहाफ ऑफ लीगल हायर्स, ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो जो नॉमिनीज होते हैं वो अपॉइंट होते हैं लाइफ अश्योर्ड के द्वारा। वो क्या कर सकते हैं? तो नॉमिनीज किस के लिए अपॉइंट किए जाते हैं? अगर आपके लीगल हायर्स के तौर पे अगर कोई मनी देना हो तो उसको दिया जाना चाहिए, उसके लिए नॉमिनी अपॉइंट किए जाते हैं। पहला ऑप्शन तो पूरा एलिमिनेट हो जाता है, शेयर द पॉलिसी मनीज अमॉन्ग्स देमसेल्फ, ऐसा नहीं होता। दूसरा क्या होता है? शेयर द मनी विद द लीगल हायर्स, ये भी नहीं आएगा। कैन ओनली रिसीव द मनी ऑन बिहाफ ऑफ लीगल हायर्स।
ठीक है, सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, द IBNR रिजर्व अकाउंट इज फॉर डैश। IBNR का फुल फॉर्म होता है इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड, सॉरी इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड। रिजर्व अकाउंट इज फॉर किसके लिए होता है? इसका मतलब होता है लॉस हुआ है बट अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, मतलब वो अनआइडेंटिफाइड है या फिर उन्होंने बताया नहीं है वगैरह वगैरह। सो इसका आंसर ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या है? क्लेम्स दैट हैव नॉट बीन रिपोर्टेड। सेकंड क्या है? क्लेम्स दैट हैव बीन अंडर रिपोर्टेड। थर्ड क्या है? क्लेम्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड। फोर्थ क्या है? बोथ 1 and 2। एंड फिफ्थ क्या है? ऑल ऑफ द अबव। सो थर्ड वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नॉट रिपोर्टेड आता है, क्लेम्स दैट हैव बीन रिपोर्टेड, आंसर तो वो तो गलत ही है। फर्स्ट क्या है? क्लेम्स दैट नॉट हैव बीन रिपोर्टेड, मैंने पहले ही बताया कि इसका मतलब ही यही होता है। दूसरा क्या है? क्लेम दैट हैव बीन अंडर रिपोर्टेड, मतलब अंडर रिपोर्ट में है बट अभी तक उसको फाइनलाइज नहीं किया गया, ठीक है। सो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, विच प्लान्स डू नॉट ऑफर अ सेटलमेंट ऑप्शन। सेटलमेंट करने का ऑप्शन कौन से प्लान में नहीं मिलता? सबसे पहला क्या है? लाइफ इंश्योरेंस प्लान में। दूसरा क्या है? यूनिट लिंक्ड प्लान में। तीसरा क्या है? पेंशन प्लान में। चौथा क्या है? एन्युइटी प्लान में। और पांचवा क्या है? 3 और 4 दोनों में। सो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखो, सेटलमेंट ऑप्शन कब आता है कि आपका लास्ट में मनी या फिर जो कुछ भी हो वो बीच में बंद हो गया हो या फिर उसके एंड में मैच्योरिटी होती है, तब आपको वो अमाउंट लेना होता है, तो उस केस में आता है। सो ऐसा कौन सा केस है उसमें वो नहीं मिलता सेटलमेंट ऑप्शन? देखो, लाइफ इंश्योरेंस प्लान में मैच्योरिटी होती है तो आपका सेटलमेंट ऑप्शन उसमें रहेगा। यूनिट लिंक प्लान में भी मैच्योरिटी ऑप्शन होता है तो आपका सेटलमेंट उसमें भी रहेगा। पेंशन प्लान में क्या होता है? आप एक ही साथ बल्क में पहले पैसे दे देते हो और फिर वो कंपनी आपको हर महीने एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट देती रहेगी पेंशन के तौर पे। सो इसमें सेटलमेंट ऑप्शन नहीं होगा। चौथा क्या है? एन्युइटी प्लान। एन्युइटी प्लान भी पेंशन प्लान का ही जैसा होता है। उसमें भी क्या होता है? आप एक साथ मनी पहले दे देते हो कंपनी को और फिर कंपनी आपको मंथ ऑन मंथ बेसिस एन्युइटी देती रहती है, तो उसको भी एन्युइटी प्लान में भी आपको सेटलमेंट ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3 and 4 बोथ, जिसमें आपका सेटलमेंट ऑप्शन नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, हु इज नॉट अ कंज्यूमर अंडर अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये एक्ट की ईयर भी याद रखना है और कंज्यूमर नीचे दिए गए में से कौन नहीं है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आता है। सो अ पर्सन हु बाइज इंश्योरेंस, क्या वो कंज्यूमर है? जी हाँ, बिल्कुल, ये जो पर्सन इंश्योरेंस बाय करता है वो कंज्यूमर है। अ पर्सन हु मेक्स अ फिक्स डिपॉजिट इन अ बैंक, जो पर्सन FD करता है बैंक में, फिक्स डिपॉजिट करता है, क्या वो कंज्यूमर है? जी हाँ, बिल्कुल, वो भी कंज्यूमर है। नेक्स्ट क्या है? अ कंज्यूमर हु बाइज अ वॉशिंग मशीन, वो कंज्यूमर जो बाय करता है वॉशिंग मशीन को, तो वो भी कंज्यूमर ही कहलाएगा क्योंकि आम आदमी वॉशिंग मशीन बाय करता है जनरली। अ कंज्यूमर हु मेक्स अ कमर्शियल परचेस, नाम में ही छुपा है कमर्शियल परचेस, यानी जो बिजनेस का लेन देन करता है वो। तो जो पर्सन बिजनेस का लेन देन करता है उसको कंज्यूमर कैटेगरी में काउंट नहीं होता, तो वो कंज्यूमर डिफरेंट कंज्यूमर कंसिडर होता है, बिजनेस कैटेगरी में चला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिफ्थ ऑप्शन भी, अ कंज्यूमर हु लंच इन रेस्टोरेंट, तो ये भी करेक्ट है, वो कंज्यूमर कैटेगरी में ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, इफ अ पॉलिसी इज रिटर्न ड्यूरिंग द फ्री लुक पीरियड द इंश्योरर विल, अगर पॉलिसी रिटर्न की जाती है फ्री लुक पीरियड के अंदर तो इंश्योरर क्या करेगा? फ्री लुक पीरियड क्या होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड आपको दिया जाता है अगर आप पॉलिसी इशू करते हो, बट अगर आपको मान लो कि वो गलती से ले लिया या फिर आपने किसी के प्रेशराइज में ले लिया या फिर आपका 2-3 दिन के बाद मन नहीं बना कि मुझे पॉलिसी के साथ नहीं जाना है, तो फ्री लुक पीरियड के अंतर्गत आपको पॉलिसी कैंसिल करने का मौका मिलता है, तो उसको बोला जाता है फ्री लुक पीरियड। तो इंश्योरर क्या करेगा उस केस में?
रिफंड द एंटायर प्रीमियम अमाउंट, ऑब्वियसली एंटायर प्रीमियम अमाउंट रिफंड नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी ने जो कस्टमर को एक्वायर करने में कॉस्ट लगाया है, जैसे कि फॉर्म भरा, स्टैम्प लगाए, पॉलिसी इशू की, तो उस सारा का खर्चा तो काट ही लेगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, फॉरफेट द एंटायर अमाउंट, पूरा अमाउंट नहीं देगा, ये बात भी गलत है, ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि पूरा अमाउंट वो नहीं रख सकता। थर्ड क्या है, पॉलिसी कैन नॉट बी रिटर्न, पॉलिसी रिटर्न नहीं हो सकती। अगर मेंशन होगा तो ऐसा मतलब ये चल जाएगा, बट फ्री लुक पीरियड ही जब बात चल रही है तब ये ऑप्शन भी कंसिडर्ड नहीं होगा। फोर्थ क्या है, रिफंड द अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग स्टैम्प ड्यूटी, मेडिकल चार्जेस, रिस्क प्रीमियम, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही होगा कि उतना अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब पूरे अमाउंट में से स्टैम्प ड्यूटी का, मेडिकल चार्जेस का, रिस्क प्रीमियम का अमाउंट हटा के जो अमाउंट बचेगा उतना रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज द लॉक इन पीरियड ऑफ यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लस स्कीम ड्यूरिंग विच पीरियड नो पार्शियल विड्रॉल्स और सरेंडर्स आर अलाउड। सो ULIPs यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में कौन सा कितने साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसमें आप पार्शियल विड्रॉल भी नहीं कर सकते और सरेंडर भी अलाउड नहीं है। तो क्या वो 3 साल है, 5 साल है, 7 साल है, 9 साल है या 10 साल है। सो मिनिमम लॉक इन पीरियड, अगर आपने ULIP कभी किया हो या फिर उसके बारे में पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि मिनिमम 5 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और अगला सवाल है हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन अ क्लेम इज रेडी फॉर पेमेंट बट पेई कैन नॉट आइडेंटिफाइड। क्या होता है जब क्लेम रेडी होता है पेमेंट करने के लिए पेई को, यानी पॉलिसी धारक को, धारक को, बट पेई कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, पेई आइडेंटिफाइड नहीं होता है, तो उस केस में क्या किया जाएगा। ऑप्शन 1 क्या कहता है, द लाइफ इंश्योरेंस विल फॉरफेट द अमाउंट आफ्टर 30 डेज। क्या वो 30 दिनों का ही मोहलत देगा, ऐसा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत होगा। द इंश्योरर विल ट्रांसफर द अमाउंट इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड रिजर्व, इनकर्ड बट नॉट रिपोर्टेड रिजर्व नहीं, ऐसा तो मतलब तभी होगा जब रिपोर्ट ही नहीं हुआ। यहाँ तो पेई नॉट अवेलेबल, मतलब पेई पता है बट वो अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा है पेमेंट। थर्ड क्या है, द इंश्योरर विल होल्ड द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द पेई, द अमाउंट विल अर्न सेविंग बैंक इंटरेस्ट। ये हो सकता है इंश्योरर अमाउंट को होल्ड करेगा पेई के अगेंस्ट में, एंड जब पेई आएगा तब उसको उसका अमाउंट वापस कर दिया जाएगा सेविंग बैंक के इंटरेस्ट के साथ। तो यही आंसर हमारा राइट होगा। बाकी 2 ऑप्शन भी देख लेते हैं। द इंश्योरर विल हैव टू हैंड ओवर द अमाउंट ऑफ IRDA आफ्टर 6 मंथ, नहीं, उनके पास ही पूल में पड़ा रहता है, ये ऑप्शन गलत है। द अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड फॉर अ ईयर, ये भी गलत है, क्योंकि अगर वो मैच्योर्ड अमाउंट है, क्लेम अमाउंट है, वो तो वो कंपनी वापस से री इन्वेस्ट खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकती, वो केवल और केवल पेई के प्रॉफिट के लिए कर सकती है, और उसके लिए वो सेविंग बैंक्स अकाउंट में ही डालेगी और उसमें इंटरेस्ट जो भी अर्जित होगा वो भी पेई को दिया जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही और क्विज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।